अप्रूवल एंड ऑल, वो डीपीपी एंड ऑल उन सब में चला जाता है। लेकिन मैं आपको एक जनरल कहानी बता देता हूं कि भाई देखो, जब आप जेई जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल एग्जाम्स, इसको ध्यान से सुनना, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ आ जाए। कई बच्चों को लगता है सर स्टेट वाला वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा। अब इसमें भी क्या है कि कुछ जो हमारे जो आप ये कहे कम्युनिटीज, मैं वर्ड बोलूंगा, कुछ कम्युनिटीज जो स्टेट में कोटा लेती हैं वो नेशनल लेवल के लिए भी एलिजिबल होती है। ठीक है, रेशो हो सकता है या परसेंटेज हो सकता है अलग हो। ठीक है, तो अब बहुत सारे, अब एक दो बच्चों का आया कि सर मैं इस स्टेट में मेरा ये कोटा है लेकिन नेशनल में है या नहीं है। अब मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग है, प्लीज इसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कब किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब आप नेशनल लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे आपके लिए नीट हो गया, ठीक है, आपका जेई हो गया, हम लोग दो एग्जाम्स ले लेते हैं, और भी नेशनल लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी होता है, एसएससी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमारे लिए अभी यही दो इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी नीट हटा लेते हैं, जेई की बात कर लेते हैं। अब बात क्या है कि जेई में जब आपकी रैंक्स आती है, जैसे आपने अपना एग्जाम दे दिया, ठीक है, अब आप इसी समय पर, जो ये नहीं कि सर बाद में मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाऊंगा तो फिर मेरी रैंक अलग होगी, नहीं, जो आप यहां पर अगर जब फॉर्म भरेंगे, अभी जो अगले महीने आपका फॉर्म अगर आएगा, उस समय जो आप अपनी कैटेगरीज बताते हैं गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से एक जनरल, आपकी एक जनरल रैंक भी आती है और एक आपकी कैटेगरी रैंक भी आती है। ठीक है, दो प्रकार की रैंक आती है, एक आपकी जनरल रैंक होती है, ठीक है, जिसमें सभी बच्चों का रहता है जनरल मान करके, और एक आपकी होती है कैटेगरी रैंक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जेई के स्कोर से, जो आपका जेई का स्कोर होगा, उससे ही आपके लिए नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स, जब ऑल ओवर इंडिया वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, भले आपके एनआईटीज हैं, आपके जीएफटीआईज हैं, ठीक है, आपके आईआईटीज हैं, जो नेशनल लेवल के हर स्टेट के बच्चों को कंबाइन करके लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, यहां पर आपके आईआईटीज हो गए, आपके एनआईटीज हो गए, आपके जीएफटीआईज हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब आप काउंसलिंग भरोगे, ठीक है, तो काउंसलिंग में अब आप क्या करते हो ना, दो प्रकार की काउंसलिंग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सेंट्रल लेवल की, ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये हमारे इस सारे के सारे, पहले बात करता हूं आईआईटीज की, ये हमारे पास सेंट्रल लेवल की ही आपकी शीट्स मांगेंगे। सेंट्रल लेवल का मतलब, अगर आप आईटी में जाते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंटर ने जो आपको इशू किया है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट के डायनेमिक्स अलग अलग होते हैं, है ना, कम्युनिटीज के डायनेमिक्स अलग अलग होते हैं, हो सकता है एक स्टेट में एक कम्युनिटी कम मात्रा में हो, दूसरे स्टेट में ज्यादा हो, लेकिन नेशनल लेवल पर जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाले जब इशू करते हैं तो आईआईटीज आपका सेंटर का ही सर्टिफिकेट मांगेगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस में भी क्या है, अब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, 8 लाख से कम इनकम और 4 कंडीशन और हैं कि इतना स्क्वायर, आपके 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम घर होना चाहिए, वो 4 कंडीशंस और हैं। अगर आपके स्टेट के सर्टिफिकेट में, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, अगर आपके स्टेट के सर्टिफिकेट में भी, क्योंकि अब मैं मेरे वर्ड्स को बहुत प्रिसाइसली बोलना पड़ेगा, कुछ स्टेट की कंडीशन भी वही है कि 8 लाख से कम इनकम होना, और वो 4 कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है, कुछ स्टेट्स में वही सेम कंडीशंस है, लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं है। कुछ स्टेट्स में है कि 5 लाख से कम इनकम, कुछ स्टेट में 10 लाख से कम इनकम। तो जिन स्टेट्स में अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और आपके स्टेट की कंडीशन भी वही है जो सेंट्रल की कंडीशन है, तब आपका स्टेट सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। क्या आपको ये बात मेरी समझ आई बेटा, कि आपके स्टेट सर्टिफिकेट की जो कंडीशन है, आपके उस सर्टिफिकेट में 4 कंडीशंस लिखी होंगी और एनुअल इनकम के बारे में मेंशन्ड होगा। अगर आपकी वही कंडीशंस हैं जो सेंटर वाली हैं, तो आपको नया इशू कराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप आईटीज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका वही ईडब्ल्यूएस वैलिड हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास अपना एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है या फिर आप बनवा रहे हैं, तो आप उसमें कंडीशन पढ़ लीजिएगा, आपके स्टेट के लिए वो जो मिनिमम इनकम है वो क्या है, वो 8 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे है, 10 लाख से नीचे है, 12 लाख, जो भी है, कुछ कुछ स्टेट्स का अलग है। ठीक है, तो अगर वो सेंटर से मैच नहीं खा रहा है तो आपको एक सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ, क्लियर? नेट पर से चेक हो जाएगा भाई, पूरी दुनिया तो तुम नेट पे ही ढूंढते हो, नेट पर से ढूंढ लो अपने स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्म आता है,
उस फॉर्म में आपको अपनी अथॉरिटी देनी होती है, तो उसमें रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है। वो 4 रूल्स नेशनल वाले निकाल लो, 4 रूल्स आपके स्टेट वाले निकाल लो। क्या अगर वो 100% मैच कर रहे हैं तो आपका जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट है वही आपका सेंट्रल में भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रूल वही है, ठीक है। तो अगर आप स्टेट में ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर रहे हो तो वो सेंटर के लिए भी अप्रूव हो गया। लेकिन अगर आपके स्टेट में ईडब्ल्यूएस की कंडीशन अलग है एज कंपेयर टू सेंट्रल, तो आपको स्टेट का अलग लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सेंट्रल का अलग बनवाना पड़ेगा। बात आपको समझ आई अभी? यस। एक मिनट रुक जाओ। ईडब्ल्यूएस में हमारे पास जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स जिनकी इनकम या वो इनकम बेस्ड पर है, ठीक है, तो इनकम बेस्ड में अगर आप उसमें लाई करते हैं तो आप भी अपना बनवा सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। क्लियर? अभी रुक जाओ भाई, एक एक करके बता पाऊंगा ना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है दैट इज ऑल्सो फॉर जनरल। अगर आपके फादर की इनकम, आपके फैमिली की इनकम बेसिकली मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, अगर 8 लाख से कम है, प्लस 4 कंडीशन और थी, लैंड की है वो मेरे को याद नहीं है, शायद 5 एकड़ जमीन से जमीन कम है एग्रीकल्चर पे, वो वाला कुछ 1000 स्क्वायर फीट एंड 1000 स्क्वायर मीटर जमीन का कुछ है। अगर वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका स्टेट वाला भी सेंटर पर चल जाएगा। लेकिन अगर स्टेट की कंडीशन अलग है, सेंटर की अलग है, तो आप स्टेट वाला सेंटर में अप्लाई नहीं कर सकते। यस, ये सभी के लिए है। क्लियर? एक एक करके। हाँ देखो, इतने सारे डाउट हैं भाई, फिर शांत रहो भाई, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि अब एक कह रहा है कि सर पीडब्ल्यूडी के बारे में बताओ। भाई अभी इतनी इंफॉर्मेशन, देख मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, लिमिटेड ही है, लेकिन वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बता दूं, ठीक है। अब बात आ रही है जिन बच्चों, अब क्या सर, हाँ अब यहां पर एक डाउट आता है कि सर ठीक है, मेरे को ये बात समझ आई कि हमारे स्टेट की कंडीशन अगर सेंट्रल वाले से मैच कर जाएंगी तो स्टेट वाला ही काम कर जाएगा। तो सर मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, तो अगर मैं आईआईटी या एनआईटी की तैयारी कर रहा हूं तो नेशनल लेवल के हमारे पास कॉलेजेस हैं। मैंने कहा हाँ, तो सर हम स्टेट का बनवाई क्यों रहे हैं, हम सीधे सेंट्रल बनवा लेते हैं। अब बात आती है, जब आप काउंसलिंग करते हो तो एनआईटीज एंड जीएफटी, आईआईटीज को हटा दो, एनआईटीज एंड जीएफटीआईज, ठीक है, इन कॉलेजेस में स्टेट काउंसलिंग भी होती है, मतलब स्टेट कोटा। जैसे हाँ, अब एक और बवाल है वो भी बताता हूं। स्टेट कोटा, जैसे मान लो कोई हरियाणा का बच्चा है, ठीक है, अब उसको एनआईटी कुरुक्षेत्र, उसकी जो नॉर्मल रैंक थी अगर आप मेरिट लिस्ट में देखें तो उसके हिसाब से उसको नहीं मिल रहा है, तो जनरल ओपन काउंसलिंग में उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हरियाणा का बच्चा एनआईटी कुरुक्षेत्र में, उसको थोड़ा सा एडिड एडवांटेज है, स्टेट कोटा उसको दे रखा है कि अगर आप हरियाणा के हैं तो हम लोग आपको प्रेफर करेंगे। उसमें कुछ सीटें, सारी नहीं, कुछ सीटें, जैसे मान लो 100 सीटें हैं तो 50 सीटें स्टेट कोटा के लिए रख दी, 50 नेशनल लेवल की रख दी, कि मतलब साउथ का बच्चा भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ सकता है, आसाम का बच्चा भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ सकता है, महाराष्ट्र का बच्चा भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ सकता है, वो ओपन टू ऑल। क्लियर? अब ओपन टू ऑल जो 50 सीटें थी उसमें आपकी फिर से कैटेगराइजेशन है सेंट्रल लेवल की, कि भाई उसमें एससी एसटी का इतना वेटेज होगा, ओबीसी का इतना होगा, गर्ल्स कोटा इतना होगा, या सारी चीजें वो ओपन टू ऑल है। क्लियर? अब बात आ रही है स्टेट की। एनआईटीज में हमारे पास स्टेट काउंसलिंग भी होती है। अब स्टेट काउंसलिंग मतलब कहने का कि स्टेट कोटा के बेसिस पर होती है। अगर आपका, अब ये वर्ड, ठीक है, अब कोई बच्चा बोले ठीक है यार मैं स्टेट काउंसलिंग भर लूंगा, तो स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल मींस अगर आपके 12वीं क्लास में जहां का आपका एड्रेस होगा वहां पर लिखा होगा आपका स्कूल का नेम, वो कौन से स्टेट में पड़ता है, वही आपका स्टेट डिफाइन करेगा। मतलब अगर आपने 12वीं क्लास राजस्थान से करी तो आप डोमिसाइल आपका बेसिकली राजस्थान का हो गया, तो अब आप राजस्थान के एनआईटीज के लिए आप एलिजिबल हुए, हरियाणा का है तो हरियाणा के हुए, यूपी का है तो यूपी के हुए। ये मेरे को ओम सर ने बताया कि 12वीं क्लास की मार्कशीट में जो आपका वो लिखा रहेगा जहां से आपने स्कूलिंग करी है, दैट विल डिसाइड योर स्टेट कोटा। क्लियर? अब जब आप, जैसे मान लो कि अब आपकी एनआईटी कुरुक्षेत्र का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, आपने देखा यार आपकी रैंक जनरल ओपन वाली जब काउंसलिंग हो रही है उसमें आपको लग रहा है कि यार मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर आपने डिसाइड करा कि लेकिन यार मेरा हरियाणा का डोमिसाइल है, ठीक है, मतलब मैंने हरियाणा से अपनी स्कूलिंग करी है, तो मैं हरियाणा वाला जब स्टेट काउंसलिंग वाला पार्ट आएगा तब मैं उसमें मेरे को मिल सकता है। तो उसकी 2 रैंकिंग्स होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर आप देखो तो सेंट्रल वाली और स्टेट वाली अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप एनआईटी में ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब आप अप्लाई किसके थ्रू कर रहे हैं, स्टेट कोटा के थ्रू कर रहे हैं, तब आपके सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट्स नहीं लगेंगे, तब आपके सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट्स नहीं लगेंगे, तब आपको स्टेट वाले सर्टिफिकेट ही आपको देने हैं।
एनआईटी कुरुक्षेत्र में 50 ओपन थी, 50 स्टेट में थी, मान लो। अब वो 50 में भी